तो स्वागत है दोस्तों। आरवीएनएल, टाटा पावर और आईआरएफसी पर भी काफ़ी नई और बड़ी अपडेट्स आती नजर आ रही है। इसके साथ कुछ डिविडेंड शेयर्स की भी बात करेंगे। वैसे तो देखिए, स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट रहता है रेगुलर आपके साथ वो शेयर करते ही रहते हैं। आज कुछ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। तो बात करते हैं आरवीएनएल पर। कहा जा रहा है कि तेजी लौट रही है, खरीदे, बेचे या होल्ड करे, क्या है एक्सपर्ट की राय। देखिए, आरवीएनएल के शेयरों में हाल ही में एक तेज उछाल देखने को मिला है। कंपनी से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के चलते बाजार में एक मजबूत गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जिससे निवेशकों में उत्साह भी बढ़ा। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो स्टॉक अभी एक अहम रजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ दिख रहा है, जो कि लगभग 355 से 360 के बीच है। इसके अलावा भी ये लेवल स्टॉक के लिए नया मोड़ साबित हो सकता है। अगर आरवीएनएल का स्टॉक इस लेवल को पार करके 360 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें आगे तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगला टारगेट 384 तक जा सकता है। लेकिन अगर स्टॉक में इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाता और 360 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो आने वाले दिनों में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे हालात में स्टॉक दोबारा अपने लोअर सपोर्ट लेवल्स 335 से 333 तक फिसल सकता है। निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या राय है? तो स्टॉक अगर 360 के ऊपर से मजबूती से टिकता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो नए निवेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो कि अगला टारगेट 384 हो सकता है। जो निवेशक पहले से इसमें निवेश किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म मुनाफा देख रहे हैं और इस लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। खासकर अगर 360 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो बिकवाली करना समझदारी हो सकती है। और जिन निवेशकों का नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है वे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 330 के स्टॉप लॉस का जरूर है। तो ऐसा यहाँ पर एनालिसिस का कहना है, ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट ही तय करेगी। इसके अलावा देखें तो आरवीएनएल की क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स रहे हैं उसमें टॉप लाइन जो रही है 2.6% की कमी आई थी और लाभ में 13.14% की कमी आई। तीसरी तिमाही क्वार्टर 3 में जो प्रॉफिट थे 311.44 करोड़ और रेवेन्यू में 4567 करोड़ रहा, जो कि पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट देखने की मिली, जबकि लाभ में 8.56% की वृद्धि हुई। अब क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आने वाली हैं। 21 मई को कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है, जिसका काफी इंपैक्ट स्टॉक पर पड़ता नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड का चौंकाने वाला डाटा आता नजर आया है। 39 म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, 6 म्यूचुअल फंड ने बेचा है। दैट मीन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है, बड़े हैं, बाइंग आई है म्यूचुअल फंड द्वारा आरवीएनएल में। 1,19,786 स्टॉक्स यहाँ पर खरीदे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनफेब में अच्छी बाइंग रही, नवंबर मार्च में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी गई, लेकिन फिर से आरवीएनएल में म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड होते नजर आए और एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। और 38 लाख से ज्यादा की शेयर की क्वांटिटी यहाँ पर आरवीएनएल में देखने के लिए म्यूचुअल फंड की मिल रही है। टाटा निफ्टी मिड कैप 100 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर 16,16,484 स्टॉक्स अप्रैल मंथ में बाइंग किए, जो कि हाईएस्ट बार रहे हैं। और आदित्य बिरला सन लाइफ बीएसए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भी 2343 स्टॉक्स की ही सेलिंग आई है, जो कि म्यूचुअल फंड द्वारा अप्रैल मंथ की हाईएस्ट सेलिंग्स रही है। इसके अलावा देखिए, अगर एक बात को समझें, पीयर कंपैरिजन करें और पी अकॉर्डिंग करके देखें तो पी रेशो आरवीएनएल का फिलहाल ज़्यादा है। वैसे तो पी रेशो 10 के नीचे हो तो वेल एंड गुड रहती है, लेकिन फिलहाल अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो आरवीएनएल फिलहाल इस समय महंगे वैल्यूएशंस पर वर्क करता या स्टैंड करता नजर आ रहा है। अगर आप पीयर कंपैरिजन भी करेंगे लाइक एनसीसी या फिर आइकॉन इंटरनेशनल या फिर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, तो इनकी आप पी रेशो देखेंगे तो एक अच्छी पी रेशो यहाँ पर करीब बनी हुई है। मीडियम भी देखेंगे, अगर 7 का एक मीडियम करें तो भी 20.87 बनती है। और फिलहाल आरवीएनएल की पी रेशो इस समय सेक्टर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। सो पी रेशो के अकॉर्डिंग आरवीएनएल फिलहाल महंगा है। बाकी यहाँ पर नो डाउट ईयर ऑन ईयर कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। अगर नीचे के दाम पर आरवीएनएल, जैसे कि कुछ समय पहले अभी हमें आरवीएनएल काफ़ी नीचे आता नजर आया, सो उस समय अगर खरीदारी रहती तो वेल एंड गुड था। ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स में काफ़ी अच्छा जंप है, अदर इनकम भी बड़ी है और नेट प्रॉफिट में भी जंप होता नजर आया। डिविडेंड पे आउट, अर्निंग पर शेयर, सारी चीज़ें लगभग अच्छी ही देखने के लिए आरवीएनएल में मिल रही हैं, क्योंकि आरवीएनएल आपको पता है काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक लेकर के बैठा हुआ है। वहीं पर एफआईडीआई की बाइंग भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पब्लिक का स्टेक ऑलरेडी है और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्टॉक में बढ़िया बना हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी साथ में देखने के लिए मिल रही है। सो नो डाउट आरवीएनएल लंबे समय के लिए एक अच्छा शेयर है, लेकिन जितना नीचे की तरफ मिलता है उतना वेल एंड गुड है। देखिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है। टाटा की कंपनी की बात करें तो टाटा पावर शेयर पर बात करें तो मुनाफा 25% बढ़ा और मोटे डिविडेंड का लाभ। मुनाफे की बात कर लें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा 25% ईयर ऑन ईयर
ग्रो करता नजर आया है। इसी तिमाही में पिछले साल 1040 था और इस समय 1306 करोड़ देखने के लिए मिला। और मार्च तिमाही के ऑपरेशन रेवेन्यू में भी 8% का जंप हुआ है, जो कि पिछले साल 15,847 करोड़ थी, इस बार 17,096 करोड़ पहुंचती नजर आई। इसी के साथ तिमाही नतीजों के साथ टाटा पावर ने जो पूंजीगत व्यय की योजनाएं भी बताई। टाटा पावर ने वित्त वर्ष 26 में कैपेक्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए अलॉट करने की योजना बनाई और कंपनी उत्तर प्रदेश में 2 डिस्कॉम प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने पर भी विचार कर रही है। कॉन कॉल में सीईओ प्रवीर सिन्हा ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए इन बातों का खुलासा किया। टाटा पावर जल्द ही परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट पर भी फोकस कर सकती है। सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि कंपनी कानूनी बदलावों का इंतजार कर रही है और इस बारे में आवश्यक नियम लागू होने के बाद आगे बढ़ेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट है, जहां पर 25,000 करोड़ का कैपेक्स की बात कही गई। दूसरा, यहाँ पर नए 2 डिस्कॉम प्रोजेक्ट की बोली लगाने पर विचार की बात कही गई। साथ में कंपनी परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रही है। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमें देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं पर CLSA ने भी टाटा पावर के शेयरों पर अंडर फॉर्म की रेटिंग बनाए रखी है, जिस पर शेयरों को टारगेट 351 रुपये भी दिया है। इसके अलावा समझे तो टाटा पावर में म्यूचुअल फंड्स द्वारा काफ़ी अच्छी बाइंग इस बार हमें देखने के लिए मिली है। अप्रैल मंथ में और मार्च मंथ में दोनों बार में काफ़ी अच्छी बाइंग म्यूचुअल फंड द्वारा RVNL में आती हमें, टाटा पावर में आती हमें नजर आई। चलिए बात कर लेते हैं IRFC के ऊपर। तो IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आती नजर आ रही है, जहां पर अप्रूवल मिलती गवर्नमेंट से नजर आ रही है डेप्ट के लिए। सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के IRFC को डीप डिस्काउंट ऋण जारी करने की मंजूरी मिल गई है। राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो न्यूज़ आई है, IRFC के डीप डिस्काउंट बॉन्ड के माध्यम से 100 बिलियन रुपए यानी कि 1.17 बिलियन डॉलर तक जुटाने की सरकार की मंजूरी मिल गई है। और ये कोई छोटी अपडेट IRFC की नहीं है। अगर इतनी बड़ी अमाउंट की मंजूरी मिली है तो दैट मीन अमाउंट के आने के बाद, जैसे कि दुबे जी के काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ पहले वाली वीडियोज़ में काफ़ी बार शेयर की कि इनको यहाँ पर 2 से ज़्यादा 3 गुना मार्जिन आगे मिल सकता है और अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड संरचना है जो सरकारी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है और डीप डिस्काउंट बॉन्ड आमतौर पर उन्हें अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किए जाते हैं जो नियमित ब्याज नहीं देते। यह शून्य कूपन नोटों के समान विशेषता जो पुनर्निवेश जोखिमों को दूर करता है और उसके बजाय बॉन्ड को परिपक्वता और अंतिम मूल्य पर भी बनाया जाता है, जिससे निवेशकों को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है। 14 मई को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज से पता चला है कि IRFC के पास 10 साल की परिपक्वता अवधि वाले डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड के जरिए मार्च 2027 के अंत तक धन जुटाने का समय है और यह बॉन्ड 49.16 बिलियन रुपए की छूट पर जारी किया जाएगा। और IRFC में टिप्पणी मांगने के लिए राइटर्स की ईमेल का जवाब नहीं दिया। कम से कम 6 भारतीय सरकारी कंपनियों ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी है, जिसमें IRFC पिछले 3 महीनों में मंजूरी प्राप्त करने वाली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको एंड PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बाद तीसरी इकाई बन गई। हालांकि मर्चेंट बैंकों के अनुसार निवेशकों की कमजोर रुचि के कारण अनकश मूल्य निर्धारित करने के लिए PFC को भारी छूट वाले बांडों को माध्यम से जुटाने की योजना को स्थगित करना पड़ा। काफ़ी अच्छी अपडेट IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए हमें देखने के लिए मिल रही है। कुछ CNBC आवाज़ पर सुबह भी अपडेट आती है जहां पर कुछ स्टॉक बाइंग के लिए बात की जा रही है, जहां पर मानस जायसवाल का कहना है कि IRFC 135 के टारगेट तक पहुंच सकता है, जहां पर 127.50 का स्टॉप लॉस भी इन्होंने बताया। बाकी अब ये होगा या नहीं ये तो मार्केट ही तय करेगा। आगे हम IRFC पर ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं डिस्कस करेंगे, एंड पर डिविडेंड शेयर्स के बारे में बात करें। IRFC पर भी म्यूचुअल फंड का डाटा अपडेट हो चुका है। 1,35,249 स्टॉक का चेंज आया है। 10 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 36 ने खरीदा है। दैट मीन साफ है म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट बड़ा है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर खरीदने वाले ज्यादा हैं। और मजे की बात है कि अप्रैल मंथ का ये डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मार्च मंथ में हमें IRFC में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी, किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड्स द्वारा। और इस बार क्या किया गया है, UTI निफ्टी की बात करूं तो 76,000 स्टॉक्स की बाइंग करी गई है और इनके पास ऑलरेडी पहले से ही 40 लाख 39 लाख के करीब स्टॉक पड़े हुए हैं। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी 41,000 स्टॉक से ज्यादा की क्वांटिटी बाई करी है, जबकि इनके पास 12.5 लाख स्टॉक पहले ही पड़ा हुआ था। आईशर प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 और HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी यहाँ पर 40,000 34,000 स्टॉक्स की करीब बाइंग करी है। उनके पास पहले से भी होल्डिंग IRFC में पड़ी हुई है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी DSP निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी बाइंग करी है। बेचने वालों की बात करूं तो बेचने वाले बहुत कम है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 और UTI निफ्टी द्वारा ही 1,26,000 और 74,000 के करीब स्टॉक्स बेचे गए हैं, जबकि इनके पास पहले से भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है।
सोल ओवर डाटा समझे तो पॉजिटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर ट्रेंड की बात कर ले, क्या आपको अल्पवादिक में, मध्यम अवधि में, मतलब मीडियम टर्म में कुछ स्टॉक के नई आईडी की आवश्यकता है, या फिर विश्लेषकों की नज़र में कौन से वो स्टॉक हैं जो नवरत्न पीसी हैं, या फिर कुछ स्टॉक अच्छे बेटर बनते नजर आ सकते हैं, तो खरीदने योग्य स्टॉक। विश्लेषक ने कहना है कि 34% तक मजबूत लाभ के लिए इंटरग्लोबेशन और IRFC को खरीदने की सिफारिश है। खरीदने के लिए अनुकूल भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त उछाल आपको पता है 12 मई को आता नजर आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एक फॉल आता बाजार में नजर आया। सो इन सभी की जो देखते हुए IRFC पर जो है 134 157 तक के टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। बोनांजा के वरिष्ठ तकनीकी संशोधन विशेषज्ञ कुणाल कांबले ने नवरत्न PSU स्टॉक को खरीदने की सिफारिश की है, जहां पर उन्होंने टारगेट 157 तक के बताए हैं। इसके अलावा समझ लें तो 109 रुपए पर करीब करीब सपोर्ट बताया है IRFC का, और एक गैप अप ओपनिंग के साथ जोरदार वापसी की है, और कीमत जो है 21 डे जो डबल एक्सपोलेशन मूविंग एवरेज है उससे ऊपर बनी हुई है, और तेजी के संकेत भी हैं, और RSI भी कीमत और गति के बीच एक तेजी का विचलन स्पष्ट है। जबकि कीमत कम निचले स्तर पर बनी हुई है, सो RSI उच्च निचले स्तर पर बना हुआ है, जहां पर उलटफेर का संकेत देता है। जबकि IRFC 109 के ऊपर स्तर को बनाए रखता है, तो निकट भविष्य में 134 से और बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसके बाद 157 तक के संभावित बढ़त। अगर 109 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 134 और -57 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहना है। इसके अलावा भी देखिए और भी कुछ एनालिसिस है, जैसे कि बाजार विशेषकों ने मोटे तौर पर अल्पवादिक IRFC शेयर में तेजी आने की संभावना जताई है। रैली गेयर ब्रोकिंग की बात हमने की कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह ने कहा है कि निकट भविष्य में 135 का लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। स्टॉप लॉस 110 पर लगाने की बात उन्होंने कही है। बोनाजा पर तो बात हमने कर ही ली है। नराठी जी ने भी यहाँ पर 118 के करीब सपोर्ट बताया है, रजिस्टेंस 126 के करीब बताया। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 130 की ओर आगे की बढ़त गति दे सकता है। अदरवाइज 115 से 30 के बीच में ट्रेडिंग जो रेंज है करीब करीब बताई जा रही है। 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज पर भी कारोबार कर रहा है, जिसका RSI 46.63 पर आया है, और 30 के नीचे स्तर को ओवरसोल्ड में परिभाषित किया गया है, जबकि 70 के ऊपर ओवरबोट माना जाता है। यानी कि 30 से नीचे आए तो बिकवाली ज्यादा हो चुकी है, जो ऐसा इंडिकेट करता है, और 70 से ऊपर जाए RSI तो इंडिकेट करता है खरीदारी ज्यादा हो चुकी है, बिकवाली आनी चाहिए। वहीं पर देखिए आपको पता है IRFC अधिग्रहण या निर्माण के लिए वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है, और जिससे बाद में भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय के तहत किसी भी इकाई को पट्टे पर भी दिया जाता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये वो लेवल से या टारगेट्स थे जो यहाँ पर विशेषकों का अपने अपने व्यू है। होगा क्या नहीं होगा ये तो मार्केट ही बताएगी। तो यहाँ पर देखिए क्यों बाय करना चाहिए। देखिए इस चीज को समझिए कि जो बैटिंग है वो IRFC शेयर के फेवर में है। गौरव गोयल, फाउंडर डायरेक्टर एट फाइनोक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर कहना है कि लास्ट ईयर हमने एक पागलपन बाइंग जो रशिंग आती नजर आई PSU सेक्टर में, और इंक्लूड रेलवे और रेलवे रिलेटेड फाइनेंसिंग स्टॉक्स के अंदर, और बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशंस जो था वो नॉट जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, और कंपनियां जो हैं काफी ज्यादा ग्रो हो रही थी। सो ऊपर की तरफ से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ 40 से 50% तक 52 वीक हाई से स्टॉक गिरते नजर आए, जिनमें से IRFC भी एक है। और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो जनरली स्मेल करता, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है या ट्राई करता है इन्वेस्ट फंडामेंटली स्टॉक्स में एक रीजनेबल वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। इनके द्वारा ऐसा यहाँ पर कहना है जो ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए इनकी एडवाइस क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं IRFC के शेयर को देख सकते हैं। अविनाश घोषशंकर, हेड ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉपर्टी मार्ट सिक्योरिटीज द्वारा भी कहना है कि IRFC का जो बिजनेस है वो रेलवे इंफ्रा लैंडिंग का है, और रेलवे इंफ्रा कंपनी जो है IRFC जो है प्रोवाइड कराती क्रेडिट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स नजर आती है। और आफ्टर प्रूव आपको पता है हाल फिलहाल में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं लाए गए। IRFC एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं ऑल बेनिफिशियरी को, जो रेलवे कंपनीज या वुड कम IRFC को क्रेडिट लाइंस रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स को मिलता नजर आएगा। सो इन्वेस्टिंग इन IRFC शेयर एट करंट वैल्यूएशन जो यहाँ पर लुक अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। IRFC शेयर बिकम देयर वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। तो वही बात है कि जितने भी एनालिसिस यहाँ पर IRFC पर सलाह देते हैं वो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर साथ में लेकर के चल रहे हैं कि लंबा समय देना पड़ेगा। लंबे समय यानी कि 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक एक्यूरेट टाइम नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि फिलहाल IRFC का बिजनेस समझे तो बहुत बढ़िया बिजनेस IRFC का चलता नजर आ रहा है। आफ्टर नवरत्ना स्टेटस मिलता नजर आ रहा है। फिर दुबे जी ने जो शेयर्समेंट्स दिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है इन फ्यूचर के लिए। इसके अलावा भी जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं IRFC स्टैंड करता बिजनेस मॉडल जो कि डेडिकेटेड फाइनेंस आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज का है, और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग
जो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है और हेल्थी डिविडेंड यील्ड भी है लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म गिव IRFC ए बेटर लॉन्ग टर्म पिक। तो प्रशांत आपसे का भी कहना है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज में, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंग अच्छी बनी हुई है। IRFC के कंपनी के रिजल्ट्स आए, हमने आपके साथ रिजल्ट डिस्कस किए, लेकिन अगर हम सिनेरियो को समझें, प्रॉपर सीन को देखने की कोशिश करें, आप लोग देख सकते हैं IRFC के पीए कंपैरिजन में IRFC का मार्केट कैप हमें सबसे बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लगता, वो है पी रेशो। अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर रेक लिमिटेड की पी रेशो देखेंगे तो यहाँ पर 10 से नीचे है, जो इन स्टॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाती है पी की रेशो की वजह से। लेकिन वहीं पर अगर IRFC के बिजनेस पर एक नज़र मारें, जो फिलहाल कंपनी ने दिखाया है करके, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी की ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात ही करेंगे, जो कि 2024 का था, तो 6475 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी और इस बार कंपनी ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से कहीं ना कहीं कंपनी कुछ डिक्लाइन हुई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर हम कहें तो 67 वाली लाइन पर ही दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में यहाँ पर पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अच्छी सेल्स निकली थी, लेकिन उस बार कंपनी का प्रॉफिट कम था, ज़्यादा नहीं निकला था, सेल्स अच्छी रही थी। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव ही बनता नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो कोई एक्सपेंसेस में बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा। वहीं पर अदर इनकम की बात कर लें तो अदर इनकम में भी कंपनी ने कोई बड़ा जंप नहीं किया। डेप्रिसिएशन में भी कंपनी का कोई बड़ा जंप नहीं हुआ। मेन पॉइंट है नेट प्रॉफिट पर। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर से और उससे पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे, अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो जहां पर 1717 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर जनरेट किया था, वहीं पर वो अभी 1682 करोड़ हो चुका है। लेकिन लगभग समझें तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। कहें कि 50 करोड़ का फ़र्क है, कहें कि 100 करोड़ का फ़र्क है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें मिल रही है कि कोई कहे कि कोई बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं पर अगर आप इस चीज़ को ईयर ऑन ईयर में भी चेक करेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। अब आप खुद ही देख लीजिए, मार्च 2022 में कंपनी 20,300 करोड़ पर सेल्स कर रही थी। मार्च 2023 में कंपनी ने 23,722 करोड़ की सेल्स निकाली, 24 में 26,645 की और 25 में 27,153 करोड़ की सेल्स रही हैं। एक्सपेंसेस कोई बड़ा जंप नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं डेप्रीशिएशन अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डेप्रीशिएशन इस बार बहुत कम रहे हैं। फिर वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो आपके सामने ही है। नेट प्रॉफिट में जहां पर 6,090 करोड़ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर खड़ी थी, वहीं पर 167 से और फिर 6412 से और अब 6502 करोड़ पे आती नजर आई। यहाँ डिफरेंस है। अगर आप ईयर ऑन ईयर इस प्रॉफिट में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपको नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी यहाँ पर TTM जो कहें तो एक अच्छा होता कंपनी का नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व में भी कंपनी के जंप देखने के लिए मिल रहा है। और अगर एक कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है, दैट मीन कंपनी बोनस और डिविडेंड जैसी चीज़ें आसानी से दे सकती है। वहीं पर अगर आगे समझे, और इस बार कंपनी ने नेट कैश फ्लो में भी बहुत बढ़िया करके दिखाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी ने बचाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कंपनी को यहाँ पर बना है, जो कि प्रॉफिट जो है ऑपरेशन से आता हमें नज़र आया है। और WC आइटम्स में भी काफ़ी अच्छा जो है जंप देखने के लिए मिला है। नेट कैश फ्लो भी कंपनी यहाँ पर जनरेट करती नजर आई, जो कि एक बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर खरीदे बेचे या होल्ड करें एनालिसिस द्वारा बताया जा रहा है। मौजूदा बाजार मूल्य पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर खरीदने चाहिए, IRFC के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। तो इस तरह से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर बेचने चाहिए। तो
इकोनॉमिक्स रिसर्च के प्रबंधक निदेशक जी चोक्कालिंगम और रिलायंस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विकास जैन ने एनडीटीवी प्रॉफिट के आज प्रॉफिट शो में निवेशकों के प्रश्नों का अन्य बातों पर जानकारी दी है। क्या बात हुई है भारतीय रेलवे वित्त निगम पर? अगर जैन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आईआरएफसी की पकड़ जारी रख सकते हैं। पिछले 7 महीनों में स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। साप्ताहिक चार्ट पर भी उस स्तर निचला स्तर बनाना, खरीदने का जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो 145 से 50 के रुपए के बीच होना चाहिए, जो 2 तिमाहियों के बाद अपेक्षित। चोक्कालिंगम की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि बाय कर सकते हैं, यानी कि पकड़ो। इसका मीनिंग 1 से 2 वर्ष तक होल्ड करना पड़ेगा और एक मजबूत विकास पथ पर वापस जरूर आएगा और ऑर्डर बुक मूल्यों में सुधार होगा। कि फिलहाल आईआरएफसी का जो ट्रेंड है वो हमें नेचुरल से बेरिश की जोन में जाता नजर आ रहा है। व्यू यहाँ पर यही है कि हो सकता है रेलवे स्टॉक्स या फिर आईआरएफसी की बात ही करें तो नीचे की तरफ अपने लोअर लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते। बार बार जो है 100 का लेवल यहाँ पर आईआरएफसी पर दिया जा रहा है कि 100 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 110 पर स्टॉप लॉस लगाएं। काफ़ी सारे एनालिसिस द्वारा कहना है जिस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल दिए जा रहे हैं तो हो सकता है चांसेस हैं कि नीचे की तरफ आईआरएफसी आता नजर आए। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये पॉइंट नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है। पर मजे की बात है अगर नीचे की तरफ स्टॉक मिलता है, ज्यादा मिलता है, नीचे की तरफ खरीदने के लिए मिलता है तो वेल एंड गुड है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी। इसके अलावा देखिए आज हमें देखने के लिए क्या मिला। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें हमले किए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर आप समझने का प्रयास करें तो 18 नाउ से जो बात हुई है वरिष्ठ अधिकारी की रेलवे के, तो उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा। कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा और कश्मीर घाटी में 22 ट्रेनें चलाती हैं तो वो सभी की सभी लगभग चलती नजर आएंगी। दैट मीन इस पॉइंट से, इस आतंकी जो हमला किया गया है 9 आतंकी ठिकानों पर, इस पॉइंट से रेलवे को कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हमें रेलवे के स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी होती कुछ नजर आई। और फिर नई जो है बात की जा रही है वंदे भारत की, तो वंदे भारत नहीं यहाँ पर बात की जा रही है चलने की, जो कि उन महीने से शुरू होती नजर आएगी। इसके अलावा देखिए आईआरएफसी में मजे की बात यह है कि डिविडेंड यील्ड आईआरएफसी का काफी अच्छा बना हुआ। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल में जो डिविडेंड अनाउंस किया गया 0.80 पर पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया, जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको पता 21 मार्च रखी गई थी। इसके अलावा भी समझे तो कंपनी ने कुल मिलाकर के शेयर धारकों को बार बार लाभांश जो दिया है या भुगतान किया है या फिर डिविडेंड दिया है, आईआरएफसी ने अब तक अपने शेयर धारकों को करीब 7 रुपये 5 पैसे का भुगतान किया है और साल में 2 बार डिविडेंड आईआरएफसी का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर 0.80 रुपये के डिविडेंड के अलावा समझे तो कंपनी ने यहाँ पर 1.5 रुपये 1.43 1.83 का डिविडेंड 2021-22 में भी देखने के लिए मिला। 52 वीक हाई लो की बात करें 108 से 229 तक का सफर आईआरएफसी में हमें होता नजर आया है। तो आईआरएफसी मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी विविधता लाकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो इस वीडियो में आईआरएफसी पर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में बोनस, साथ में स्प्लिट और डिविडेंड शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आईआरएफसी के लिए वित्त पोषक रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ाकर अब आईआरएफसी मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी आगे बढ़ने के लिए योजना बना रहा है, ताकि विकास जो है उसको गति मिल सके। और आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश मनोज कुमार दुबे ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कहा कि ये जो व्यवसाय है हमारे लिए बहुत आकर्षक होंगे और सरकारी कंपनी ने नए अफसरों के रूप में भाग लेना शुरू किया और पिछले 3-4 महीनों में ही 3 बोलियां जीती, जिसमें 14,000 करोड़ की संपत्ति भी हासिल करी। दुबे ने कहा कि इन परिसंपत्तियों से आ रहा है रेलवे के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है और विशेष रूप से मार्जिन में भी सुधार की बात कही गई और इन नई बोलियों से मिलने वाला जो मार्जिन जो है वो रेलवे से मिलने वाले मार्जिन से 2 से 3 गुना है। दैट मीन इस पॉइंट का आगे चल के कंपनी के रिजल्ट्स पर रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक अच्छा निरंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रेलवे से इनको मार्जिन मिलता है और जो अब ये बोलियां इन्होंने जीती हैं ये 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और 2026 के लिए आईआरएफसी लगभग 30,000 करोड़ के स्वतंत्र को लक्षित कर रहा है, जो उच्च मार्जिन को देखते हुए रेलवे ऋण के लगभग 90,000 करोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रबंधन जो है, जो AUM है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर घटी है, तो क्या 2025-26 के लिए किस तरह से वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं?
तो वित्त वर्ष 2024-25 बहुत ही स्थिर तरीके से बंद हुआ और फ्लैट निर्देशों का कारण पिछले 2 वर्षों से जो कि 21-22 और 22-23 रहे, उसका अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हमारे पास शायद ही कोई स्वतंत्र हुआ और इस कारण रेलवे जो है अधिक बजट संस्थानों के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बजटीय सहायता बहुत अधिक थी। लेकिन अगर बात करें 2024-25 की जो अंतिम तिमाही में इन्होंने विविधीकरण करने का फैसला किया है और इस कंपनी के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 40 वर्षों से हमारे पास केवल एक ही ग्राहक था, लेकिन भारतीय रेलवे और वहाँ मार्जिन 35-40 हज़ार के अंकों का था। सो उन परिसंपत्तियों से विविधता लाना शुरू कर दिया है और भारतीय रेलवे की मदद कर रही है। इस कैलेंडर वर्ष पिछले 4 महीनों में 14,000 करोड़ की संपत्तियां जुटाई हैं और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। इसके अलावा समझें तो कुछ संख्याओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो AUM वृद्धि के लिए। इसका अर्थ है कि वृद्धि कहाँ से आती है। तो CSB बैंक को स्थायी गिरावट के बाद 4% मार्जिन पर लौटने का भरोसा। अगर मैं आपको एक संख्या बताऊं तो वित्त वर्ष 2025-26 लगभग 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और मेन पॉइंट हम यहाँ पर यही लेकर के चलते हैं कि मेट्रो रेल और महानगरों के बीच रैपिड रेल में विविधता ला रहे हैं और ये व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही आकर्षक होंगे। तो काफ़ी अच्छी ये अपडेट्स हमें फिलहाल दुबे जी द्वारा जो स्टेटमेंट्स हैं देखने के लिए मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई हैं। रेल यात्रा में क्रांति लाने के लिए भारतीय रेलवे की मेगा योजना। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है। 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए, जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है। रेलवे PSU स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर है। यहाँ पर फैबटेक टेक्नोलॉजी, एप्टोस वैल्यू हाउसिंग, ये भी 16 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ 2 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड देते नजर आएंगे। इंडियन एनर्जी की बात कर लें, नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप की बात कर लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लें तो 16 मई रिकॉर्ड डेट है, 15.90, 0.10 पैसे और 1.50 पैसे का डिविडेंड ये भी कंपनियां देती नजर आएंगी। इसके अलावा समझ लें तो कुछ शेयर्स स्प्लिट न्यूज़ पर भी हैं, जैसे कि हम लोग गेस्ट ट्रेडिंग, ये भी डिविडेंड देती, रिकॉर्ड डेट 16 तारीख है और विराट लीजिंग लिमिटेड भी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 16 मई की बताई जा रही है और अनाउंस करते स्प्लिट यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए समझ लें तो इन स्टॉक्स पर आप अलग से वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं जहां पर आपको डीप एनालिसिस का पता चलेगा। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है, बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहां पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहां पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और स्प्लिट शेयर्स।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। बजाज फाइनेंस का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 30 मई बताई जा रही है, जहां पर 44 रुपए पर शेयर दिखता नजर आएगा। इसके अलावा इन्फोसिस भी 30 मई के रिकॉर्ड डेट के साथ 22 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने की बात करेगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की बात कर लें तो 1.5 रुपए का डिविडेंड 16 मई की रिकॉर्ड डेट बताई जा रही है। इसके अलावा जीएम ब्रूअरीज की बात करें तो 22 मई भी यहाँ पर एक कंपनी 7.5 रुपए का डिविडेंड देती नजर आएगी। एलटीआई माइंट्री की बात करें तो 45 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। मई 23 यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा भी हैवेल्स इंडिया और सुला विनियार्ड्स लिमिटेड भी 23 और 25 मई की रिकॉर्ड के साथ 2 रुपए और 6 रुपए पर इक्विटी शेयर देती नजर आएगी। एसबीआई की बात कर लें तो एसबीआई का भी डिविडेंड 30 मई की रिकॉर्ड डेट के साथ मिलता यहाँ पर नजर आएगा। टाटा पावर कंपनी के कल शानदार रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स